अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक बच्चों। हमारे फोर्थ वीडियो के सेकेंड पार्ट में फिर से आपका खैर मकदम है। हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फोर्थ पार्ट या हिस्सा, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में मालूमात हासिल की। अब हम इस सेकेंड पार्ट में करोजन एंड रेंसिडिटी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं करोजन से। करोजन का मतलब होता है ताकुल या जंग, हम आम ज़बान में उसको जंग लगना कहते हैं। आप भी अपने आसपास कई चीज़ों को, ख़ास तौर पर लोहे की चीज़ें या मेटल जो होते हैं उनको जंग लगता है, तो जंग जो है ये भी एक कीमियाई अमल है। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो वाई करोजन हैपन्स, इसके बारे में हम आपकी किताब में एक एक्टिविटी है, उसको शुरू करने से पहले क्या करना है, यू हैव टू टेक 4 टेस्ट ट्यूब्स। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में चारों में भी आपको आयरन नेल्स जो कि नए हैं, शाइनिंग कर रहे हैं, वाइट हैं, वो आपको लेना, ऑलरेडी जंग आलूद नहीं लेना है, ठीक है। चारों नए कीले लेना है। चारों को जो है टेस्ट ट्यूब में, पहले टेस्ट ट्यूब में उस आयरन नेल के साथ आपको बॉइल्ड वाटर डालना है, यानी उबला हुआ पानी, और उसके ऊपर एक छोटी सी ऑयल, यानी कुछ खतरे ऑयल के घर में जो इस्तेमाल करते पकाने के लिए, वो डालना है, ठीक है। और सेकंड में आपको सॉल्ट सॉल्यूशन यानी अपने नमक का पानी डालना है। थर्ड में सिर्फ उसको खुली छोड़ देना है और एयर यानी हवा उसमें जाएगी और उसमें वो नेल मौजूद रहेगा, कीला मौजूद रहेगा। थर्ड में हम डाल रहे हैं अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। समझ में आ रहा? अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड यानी हमारा नमक, और वो नमक में से पानी निकल चुका होगा। अनहाइड्रस खुला रखने पे से उसमें से आबी बुखारात निकल जाते हैं, उसको हम अनहाइड्रस सॉल्ट कहते हैं। ये डालकर उसको टाइट कॉर्क लगाना है। समझ में आई बात? अब हमको कुछ दिनों तक उसको ऐसे ही रहने देना है, फिर ऑब्ज़र्व करना है। अब आपको इस ऑब्ज़र्वेशन के बाद आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये आप मेरे ख़्याल से घर में एक कांच के बर्तन में आराम से ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपको लगेगा अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड कहाँ से लाएंगे, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड यानी हमारा नमक, उसको आप बंद डब्बे में से निकाल कर थोड़ी देर के लिए कागज़ पर रख दीजिए। उसके बाद उसमें से पानी निकल जाएगा। फिर जो सॉल्ट आपके पास होगा वो सॉल्ट अनहाइड्रस सॉल्ट कहलाएगा। समझ में आई बात? अब बॉइल्ड वाटर, ऑयल की लेयर, सॉल्ट सॉल्यूशन यानी नमक का पानी, ये सब चीज़ें तो हमारे घर में अवेलेबल होती ही हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक्टिविटी आप खुद करें और उसके बाद मुझे जो है आपके क्या रिएक्शंस, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, आपके ऑब्ज़र्वेशंस मुझे बताएं। और फिर ये ऑब्ज़र्वेशन आप देखने के बाद आपको अच्छी तरीके से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो करोजन, अब आपको ये बताना है कि ये चारों में से कौन कौन सी जो है टेस्ट ट्यूब्स में या बर्तन में जो कील या नेल है उस पर जंग लगेगा, ठीक है। तो हम जंग, सबसे पहले हम ये तो एक्टिविटी आप करने वाले हैं, इसके रिज़ल्ट्स आप मुझे 4-5 दिन के बाद या अगले हफ्ते में बताएंगे। तब फ़ोटोज़ भी डाल सकते हैं आप मुझे, ठीक है, जिन्होंने किया। उसके बाद हम करोजन क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे अतराफ़ में जो है वेरियस फैक्टर्स और कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। So due to that various components of atmosphere, oxidation of metals takes place। यानी ऑक्सीजन तो है ही, सिर्फ ऑक्सीजन से ही नहीं, और भी पानी है, आबी बुखारात है, यह सब की वजह से भी ऑक्सीडेशन होता है। और ये ऑक्सीडेशन की वजह से कॉन्सिक्वेंटली रिजल्टिंग इन देयर डैमेज, हमारे इन धातों की झीज होती है, ख़त्म होते हैं वो धीरे धीरे। एंड दिस डैमेज which occur to the metals, it is called as corrosion। फ़िज़ा में मुख्तलिफ़ अवामिल की वजह से धातों की तकसीद होती है और नतीजतन उनकी छीज होती है, उसे धातों का ताक़ुल या गलना कहते हैं। मिसाल के तौर पर द न्यू व्हीकल्स यानी सवारियाँ जो नहीं हैं, और एनी आयरन आर्टिकल या कोई भी लोहे की चीज़ लुक शाइनी, वो कैसे नज़र आती है? बहुत ज़्यादा चमकदार नज़र आती हैं।
ऑन द कॉन्ट्ररी ओल्ड व्हीकल्स और आर्टिकल्स लुक डल, और कुछ वक्त के बाद जब उसको कुछ एक अरसा गुजर जाता है तब उनमें वो चमक बाकी नहीं रहती, उनकी चमक मांद पड़ जाती है। अ सर्टेन टाइप ऑफ रेडिश कलर्ड सॉलिड लेयर कलेक्ट्स ऑन देयर मेटालिक सरफेस, उनकी जो धाती सतह है उसके ऊपर आपको रेडिश ब्राउन कलर की जो है बारीक सी तह चढ़ी हुई नज़र आएगी। दिस लेयर इज़ कॉल्ड एज रस्ट, इसको हम जंग कहते हैं, आम ज़बान में क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। उसका ये जो जंग जो ये रेडिश ब्राउन कलर का ये एक केमिकल है जो तैयार हुआ है उनके ऑक्सीडेशन की वजह से। उसका फॉर्मूला है Fe2O3 × XH2O, आयरन ऑक्साइड XH2। X क्यों है यहाँ पर, यानी आबी बुखारात की मकदार यहाँ पर फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने X यूज़ किया है। आपको ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए। आंसर इन 1 सेंटेंस में भी पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं। राइट द केमिकल फार्मूला फॉर रस्ट, या जंग का कीमियाई ज़ाब्ता क्या है, तो आप क्या लिखेंगे Fe2O3 × XH2O। नाउ अब हम जो कह रहे हैं कि हवा में मौजूद जो अशिया है उनके धातों के साथ अमल करने से कीमियाई, ये सिर्फ ऊपरी धातों की तह पर नहीं होता, ये बिल्कुल धातों को अंदर से गला देता है, और ये ख़ास किस्म का केमिकल रिएक्शन है जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो करोजन जिसमें हमारी धाती अशिया को इस तरीके से ब्राउन, ये जो आपके सामने एक फ़ैन आपको नज़र आ रहा है जो कूलर का भी हो सकता है, उसको पूरा चारों तरफ से क्या हो गया है, जंगालूद हो गया है, ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर के उसके ऊपर स्पॉट्स या भुरभुरी जो है केमिकल्स तैयार हो गए हैं। हमारे घरेलू अशिया ही नहीं बल्कि अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जिसमें लोहे का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया हो वो भी जंग आलूद हो सकते हैं। धात का जंग आलूद होना मतलब उनकी झीझ होना, उनका कमज़ोर होना। आपने देखा होगा बहुत पुरानी जो लोहे के पतरे होते हैं उनमें सुराख पड़ जाते हैं। बाज़ लोगों के घरों पर टीन लगाए जाते हैं, टिन के यानी आयरन के पतरे या वरख होते हैं, इनमें कुछ दिनों बाद सुराख पड़ जाते हैं। ये जंग के लगने की वजह से या करोजन की वजह से ही होता है। तो क्या है ये पूरा केमियाई तौर पर ये अमल किस तरीके से अंजाम पाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। व्हाट इज़ रस्ट? द रस्ट ऑन आयरन डज नॉट फॉर्म बाय अ सिंपल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद आयरन सरफेस, यानी किसी भी लोहे की ऊपरी सतह से तामुल से लोहे की अशिया को जंग नहीं लगता, बल्कि जंग लगना ये बरक़ी कीमिया या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। डिफरेंट रीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन बिकम्स एनोड एंड कैथोड। यहाँ पर देखिए ये किस तरीके से होता है, आयरन के अलग अलग हिस्सों पर 2 हिस्से तैयार हो जाते हैं, एक बन जाता है मुस्बत बरक़ी बार यानी एनोड, और दूसरा बन जाता है कैथोड मनफी बरक़ी बार। एनोड और कैथोड तैयार होते हैं। तो एनोड और यानी एनोड पर क्या होगा, मुस्बत बरक़ी बार के हिस्से में आयरन की तकसीद होती है, यानी आयरन ऑक्सीजन से मिलाप करता है। समझ में आ रहा? Fe यानी आयरन इज़ ऑक्सीडाइज टू फॉर्म Fe+2, यानी इसमें से क्या हो गए प्लस पॉजिटिव चार्ज किस पर आता है, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाते हैं। तो आयरन अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, ऑक्सीजन को। क्या तैयार होता है, Fe2+, यानी एनोड रीजन पर मुस्बत बरक़ी बार वाला हिस्सा तैयार होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स खो देता है। जैसे आप केमिकल रिएक्शन में देख रहे हैं, Fe जो कि सॉलिड यानी नया है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को खोकर Fe+2 तैयार करता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो पार्ट है कौन सा है, वो मनफी रहा यानी कैथोड। कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है, जो ऑक्सीजन है इज़ रिड्यूस टू फॉर्म वाटर ऑन दी कैथोड रीजन। कैथोड रीजन पर वो क्या करता है, अपने जो है ऑक्सीजन अपने 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेकर पानी तैयार करता है और ऑक्सीजन के साथ मिलाप करता है और पानी तैयार करता है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। ये कहाँ पर, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन है। नाउ थर्ड स्टेप में क्या होता है, व्हेन Fe+2 ions migrates from the anode region, they react with water। अब ये जो Fe2 तैयार हुआ पहले हिस्से में, ये Fe2 कहाँ पर जाता है, अब
माइग्रेट करता है और जाता है एनोड रीजन से कैथोड रीजन की तरफ, जहाँ पर क्या तैयार हुआ है, वाटर 2H2 अभी देखे हमने, और उसके साथ कंबाइन होता है, जिसकी वजह से उसका फिर से ऑक्सीडेशन होता है और फिर तैयार होता है, इट इज़ फर्दर इट गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म Fe+3, यानी उसमें से एक और आयरन में से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, और जिसकी वजह से रेडिश कलर्ड हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम Fe+3 आयंस, इट इज़ कॉल्ड रस्ट, और इसी को हम क्या कहते हैं, रस्ट या जंग कहते हैं। इट कलेक्ट्स ऑन द सरफेस, जो कि आयरन यानी लोहे की ऊपरी सतह पर जमा होता है, और इसी को हम जंग कहते हैं। तो आखिरी में हम रिएक्शन दे सकते हैं जंग तैयार होने की, 2Fe+3 जो आखिर में तैयार हुआ था, Fe+3 वो जो पानी तैयार हुआ उसके साथ कीमियाई तामुल करता है और तैयार होता है Fe2O3 × H2O, पानी और आयरन ऑक्साइड। समझ में आई बात? तो इस तरीके से जंग लगने का अमल होता है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको आपकी किताब में भी एक सवाल के तौर पर है, जिसका जो है एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, या यहाँ पर एनोड साइट यानी रीजन तैयार हुआ है और कैथोड साइट तैयार हुआ है, आयरन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज यानी अपने वो, और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलता है, फिर वहाँ पर पानी तैयार होता है, फिर ये Fe2+ और वहाँ से माइग्रेट होता है एनोड साइड से कैथोड साइड पर, Fe+3 तैयार होता है, ये पानी के साथ रिएक्ट करता है, Fe2O3 + 2xH2O तैयार होता है। समझ में आई बात? यहाँ पर मैंने आपको एक फिगर के थ्रू भी इसको समझाने की कोशिश की है। अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं हमारे, दैट इज़ रैंसिडिटी यानी सड़ान। किसकी सड़ान या कौन सड़ रहा है यहाँ पर? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हेन वी use old or leftover cooking oil for making foodstuffs, it is found to have foul odor called rancidity। अगर हम कभी हम बचा हुआ, बहुत दिनों से पुराना बचा हुआ तेल ग़िज़ाई अशिया या किसी चीज़ को तलने या बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें से एक ख़ास किस्म की नागवार सी बू आती है, जिससे पके हुए अशिया से वो बू आने से वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। इसी अमल को सड़ान या रैंसिडिटी कहते हैं। When oil or ghee is left aside for a long time or fried food is left aside for a long time, it undergoes air oxidation and becomes rancid। यानी यहाँ पर कौन सा अमल हो रहा है? यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? तेल या घी, ऑयली सब्सटेंसेस या तली हुई चीज़ें, जो तेल में तली हुई चीज़ें हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिनों तक ऐसे ही रखा जाए तो उनमें मौजूद तेल की तकसीद होती है, यानी वो ऑक्सीजन, हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से उसमें ख़ास किस्म की बू तैयार होती है। उसी अमल को हम रैंसिडिटी कहते हैं। रैंसिडिटी को रोका जा सकता है। हाउ? द प्रोसेस ऑफ रैंसिडिटी इज़ प्रिवेंटेड बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। हम वो अशिया में अगर तली हुई चीज़ों को अगर बहुत दिनों के लिए आपको उसको क्या करना है, संभाल कर रखना है, तो या तो उसको एयर टाइट डब्बों में बंद करके रखना पड़ता है जहाँ पर एयर या ऑक्सीजन ना पहुँचे, और दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, उसको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं कुछ, जो ऑक्सीजन को हवा में की जज्ब कर सकते हैं, उनके इस्तेमाल से हम ये अमल तकसीद या ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑयल हम रोक सकते हैं। हम घर में भी जैसे अचार, उसमें तेल बहुत सारा पड़ता है ना, या तली हुई चीज़ें जो कुछ भी है, हम उनको क्या करते हैं, एयर टाइट रखते हैं। आपने कभी ढक्कन खुला हुआ रख दिया तो आपके घर में आपके ऊपर चिल्लाते होंगे कि उसको बंद करके रखो, उसमें बू आ जाएगी या उसको फफूंद लग जाएगी, है ना। यानी यहाँ पर रैंसिडिटी अलग प्रोसेस, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा, हवा का जब उससे कांटेक्ट आता है तो उसमें जो मौजूद ऑयल है, तेल है, वो उस हवा की ऑक्सीजन के साथ तामुल करता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, तब वो खाने पीने के लायक नहीं रहता। तो ये फ्रेश ऑयल है और यहाँ पर यह रैंसिड ऑयल है, जो ऑक्सीजन से मिलने के बाद उसकी रैंसिडिटी हो गई है, यानी उसमें सड़ गया है, सड़ान या बदबू आ गई है, जिसकी वजह से वो खाने के इस्तेमाल में नहीं रहता। तो हम जो बहुत सारी चीज़ें, जो खाने पीने की चीज़ें जो बाहर से लाते हैं, तले हुए आलू चिप्स है, बाज़ दफ़ा हम जो पॉकेट लाते हैं, घर में पॉकेट्स में चिप्स होते हैं या तली हुई चीज़ें, कुरकुरे वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उनमें जो है आप देखेंगे
कुछ अगर बहुत ज़्यादा दिनों का रह गया, दुकानदार ने आपको वैसे ही दे दिया, आप पॉकेट खोलते ही या खाते वक्त भी आपको उसमें से एक नागवार किस्म की वो आती है, क्योंकि उसमें मौजूद जो ऑयल होता है उसका ऑक्सीडेशन हो चुका होता है। अगर आप जो है डिस्कवरी चैनल पर फूड फैक्ट्री बोल के एक प्रोग्राम आता है, उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ों की तैयारी बताते हैं। जब पैकेट सील किया जाता है तो उसमें ख़ास किस्म के एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसमें डाले जाते हैं, तो या उसको एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ज़िद्द तकसीदी आमिल कहते हैं। इनकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से ये अमल रुका जा सकता है। जैसे चिप्स के पॉकेट्स वगैरह में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अमल करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तैयार करता है, जो उनके साथ रिएक्ट नहीं होता तेल के साथ। तो जैसे ही आप पॉकेट खोलेंगे वो रिलीज़ हो जाएगा और फिर वो चीज़ें अंदर वैसी की वैसी ताज़ा रहती हैं। कुछ अरसे तक के उनको जो है रैंसिड होने से बचाया जा सकता है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब ये चैप्टर समझने के बाद आपको इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है और अच्छे से समझना है हर किस्म के केमिकल रिएक्शन को, उनके एग्ज़ाम्पल्स को, किस तरीके से उनको जो है मसावत लिखी जाती है, मुतवाज़न किया जाता है, ये लिखने के उसूल, कौन सी कीमियाई तामुलात की किस्में हैं, उनकी मिसालें कौन सी है, ये तमाम बातों के ऊपर बहुत सारी जो है सवालात, बहुत सारे सवालात और एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट सेशन में जो है आपके ग्रुप पर डालूँगी, जिसके जवाबात आपको लिखकर मुझे भेजने होंगे। तो अभी जब तक कि आपके पास वो क्वेश्चंस नहीं पहुंचते, आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।